अगर इतना आप कर लेते हैं तो इसके बाद आप नीट के एक एक क्वेश्चन को बना पाएंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइनें जो है हम पढ़ रहे होंगे, जो क्रम है पुस्तकों की जो संरचना बनाई जा रही है ये बहुत सोची समझी हुई लग रही है, यानी कि हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। अगर मैं इसको यहाँ से काट के देखूं तो कैसा दिखेगा। कम बैक सीरीज में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 12th की बायोलॉजी को मास्टर करने वाले हैं सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर। तो इसमें जो है हम पढ़ रहे होंगे पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइनें जो है हम पढ़ रहे होंगे, और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हम बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो सीरीज जो है ये आपको सीरीज के साथ जुड़ना है और इसके कंटेंट को पढ़ना है। इसके बाद आपको करना है मल्टीपल टाइम रिवीजन। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इसके बाद आप नीट के एक एक क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और ये जो चैप्टर है इसको शुरू करने से पहले हम इसकी इकाई को देख लेते हैं। यानी कि ये जो है चैप्टर आता है जनन इकाई में, और जनन इकाई के अंदर 3 चैप्टर आते हैं, एक तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और एक मानव जनन, और एक जनन स्वास्थ्य। तो इकाई को जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने वादा किया है कि एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छूटेगी तो नहीं छूटेगी। देखिए जनन जो है क्यों होता है, क्यों आवश्यक है क्यों आवश्यकता है जनन की। कोई भी जीव जो है एक निश्चित समय के बाद मर जाता है, लेकिन वो जीव पहले भी पाए जा रहे थे, अब भी पाए जा रहे हैं और आगे भी पाए जा रहे होंगे। इसका मतलब जो एक प्रजाति है वो तो हमेशा रहती है, लेकिन अगर किसी एक जीव की बात करें तो वो हमेशा नहीं रहता। जैसे कि मैं हूं, आप हो, और हमारे पूर्वज भी पहले थे, लेकिन ये निश्चित नहीं है हमेशा। लेकिन मनुष्य जाति जो है पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो जनन जो है एक समष्टि यानी कि प्रजाति प्रजाति को प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन किस लिए होता है, समष्टि को निरंतर बनाए रखने के लिए, ताकि ये जो समष्टि है ये जनन कर इसके समष्टि के जो व्यष्टि है, व्यष्टि यानी कि जीव, व्यष्टि यानी कि जीव, ये जो है जनन करे और फिर नए जीव पैदा करे, फिर जनन करे, फिर नए जीव पैदा करे। तो इससे क्या होगा, ये समष्टि विलुप्त नहीं होगी, ये समष्टि क्या होगी, हमेशा निरंतर रहेगी। इसलिए जो है जनन आवश्यक है, और ये जो है लाखों सालों तक जीवित रह सकती है जनन के द्वारा। और कई बार क्या ये हमेशा जीवित रहेगी, नहीं। कई बार क्या होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या फिर कोई मानवोद्भवी कारण से विलुप्त भी हो जाती है प्रजातियां, जैसे डायनासोर पहले हो गए थे। तो मानवों के कारण जो उत्पन्न है वो ज्यादा है प्राकृतिक आपदाओं के कारण से। तो ये जो है कुछ, और अगर बात करें हम जनन की तो ये 2 प्रकार के हैं। एक तो है अलैंगिक, जिसकी हम अभी चर्चा नहीं कर रहे होंगे। इसके अंदर जो है बिना गेमेट के ही एक ही जीव से टूट फूट करके नए जीव की उत्पत्ति होती है। और अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन के अंदर हम एक तो पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और एक हम पढ़ेंगे मानव जनन, और हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। तो ये 3 चैप्टर जो है इस इकाई में दे रखे हैं, और ये 3 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्येक चैप्टर जो है ये कोई वन शॉट लेक्चर नहीं है, इसमें हम प्रत्येक चैप्टर जो है लगभग 4 लेक्चर एक चैप्टर में रहेंगे, यानी कि 4 छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे एक चैप्टर को पूरा करने के लिए। तो ये जो 3 चैप्टर इसके अंदर आते हैं, और लैंगिक जनन का मतलब है कि इसमें जो गेमीट बनेंगे, यानी कि अलग अलग जीव से हो सकते हैं, एक जीव में भी हो सकते हैं, गेमीट बनेंगे और गेमीट फ्यूज होकर के नए जीव का निर्माण करेंगे। तो अब जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले जो है चैप्टर का जो नाम है इसको समझते हैं। तो लैंगिक जनन का सीधा सा मतलब है कि पहले 2 गेमीट्स बनेंगे, फिर वो गेमीट्स फ्यूज करेंगे, और फिर जो है एक बनेगा युग्मनज। यानी कि अगर मान लो इसके अंदर n गुणसूत्र है, इसके अंदर n गुणसूत्र है, तो इसके अंदर
2n गुणसूत्र द्विगुणित हो जाएगा। ये इस तरीके से दो प्रकार के गेमीट मिलके फ्यूज होके नया जीव बनाएंगे। ये मतलब है लैंगिक जनन का, और ये होगा पुष्पों के अंदर। तो अब देखिए, पुष्प जो है, पुष्पी पादप क्या है? पुष्पी पादप यानी कि जिसमें पुष्प होते हैं, नाम से पता चल रहा है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, उन्हीं पादपों के बारे में बात हो रही है जिनके अंदर फल होते हैं, फूल होते हैं और दोहरा निषेचन। ये तो इनकी यूनिक आइडेंटिटी है। आवृत बीजी यानी कि जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया गया, एंजियोस्पर्म, उनको हम बोलते हैं पुष्पी पादप। यही एक इकलौते ऐसे पादप है जिनके बीज के ऊपर आवरण होता है, फल लगते हैं, फूल आते हैं और दोहरा निषेचन होता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये पुष्पी पादप है, इनके अंदर हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो कैसे होता है? देखिए, पुष्प जो है, अगर बात करूं मैं पुष्प की, तो ये जनन अंग है पुष्प का, सॉरी पादप का। पादप के अंदर जो पुष्प है यही इसका जनन अंग है। इसी के अंदर जो है स्त्री केसर, पुकेसर पाए जाते हैं। फिर उनके अंदर जो है गेमीट बनते हैं, और फिर उन गेमीट का जो है ट्रांसफर किया जाता है। और इस ट्रांसफर करने में ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली चल रही है। फिर उसका ट्रांसफर होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाकर के कहीं ना कहीं अंतिम उत्पाद यानी कि जो हमें फल या बीज मिलता है। तो ये जो जनन अंग है ये क्या होता है? सहायक होता है। सहायक नहीं होता, यानी कि पूरा जनन इसी से होता है। और ये जो इसका कलर है, इसके अंदर इसकी जो महक है, हर एक चीज जो है इसके काम की है, वो हमारे देखने के लिए नहीं है। यानी कि इसके अंदर का जो रंग है वो है कीटों को आकर्षित करने के लिए, महक है वो है कीटों को आकर्षित करने के लिए। कीटों को आकर्षित करने के लिए। पुष्प क्रम को अगर हम ध्यान से देखें, पुष्प की संरचना को हम ध्यान से देखें, अब आप चैप्टर पढ़ोगे तो जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि ये जो पुष्पों का जो क्रम है, पुष्पों की जो संरचना बनाई जा रही है, ये बहुत सोची समझी हुई लग रही है। यानी कि हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। अगर बड़ी पंखुड़ियों वाला पुष्प है तो यानी कि उसका परागण कीटों से हो रहा है। वो कीटों को आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी रंगीन पंखुड़ियां, उनके अंदर जो महक आ रही है, यानी कि सारी चीजें जो है एक अनुकूलन है एक प्रकार का। किसके लिए? अंतिम उत्पाद को प्राप्त करने के लिए पुष्प ने एक ऐसा अनुकूलन बनाया जिससे कि कीट आकर्षित हो, सारी चीजें सिस्टमेटिकली चले और हमें एक अंतिम उत्पाद फल में बीज मिल सके। तो अब हम बात करेंगे पुष्प के बारे में। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। तो हमें पता चलेगा पुकेसर, स्त्री केसर, और फिर हम देखेंगे इनमें गेमीट बनते कैसे हैं, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो है बनते कैसे। फिर हम इनका देखेंगे कि निषेचन कैसे होता है, और फिर हम देखेंगे कि अंतिम उत्पाद किस प्रकार बनते हैं। ये सारी चीजें जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प को अगर सामाजिक तौर पर देखें तो ये प्रेम, अनुराग, विषाद, प्रसन्नता, शोक, इन सब का प्रतीक है। आपने देखा होगा कहीं पर शोक मना है तो वहां पर जो है पुष्प की माला चढ़ाई जाती है। कहीं पर मंदिरों में वगैरह हर जगह जो है पुष्प का मनुष्य जो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेकिन और इसके लिए क्या होता है, ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। तो इस पुष्प की जो खेती भी होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। लेकिन एक जीव विज्ञानी के लिए जो पुष्प है ये इनका प्रतीक नहीं है। जीव विज्ञानी के लिए पुष्प जो है आकारिकी और भ्रूणीय आश्चर्य है तथा लैंगिक जनन स्थल है। यानी कि यहाँ पर लैंगिक जनन होता है, एक ऐसा आश्चर्य है जीव विज्ञानी के लिए पुष्प, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों लिंग पाए जाते हैं और सारा जनन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर होती है। तो ये जो है एक लैंगिक जनन स्थल तो है ही, और इसके अंदर भ्रूण से लेकर सारी चीजें होती है। तो जीव विज्ञानी के लिए जो है पुष्प की ये परिभाषा है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी कि प्ररोह मतलब तना।
तने का रूपांतरण होके पुष्प बनता है। कैसे बनता है? ये मान लो तना है, तो इस ये जो तना है ये पुष्प, ये पादप है मान लेते हैं, ये कोई पौधा है। अब इस पौधे को कैसे पता चलेगा कि कब जो है पुष्प आने चाहिए? हम देखते हैं कि एक मौसम, एक फिक्स समय से ही जो है पुष्प निकलते हैं पादपों में, लेकिन इनको पता कैसे चलता है? जैसे मान लो ठंडी है, गर्मी है, या फिर जो दिन की लंबाई होती है, आपने देखा होगा सर्दियों में दिन की लंबाई कम हो जाती है, तो दिन की और रात की जो लंबाई है उसके आधार पर, ठंडी गर्मी के आधार पर इनको जो है संकेत मिलता है। एक पादप को पता चलता है कि हाँ ठंडी गर्मी या फिर समय का पता चलता है इससे। तो फिर वो जो है निर्णय लेता है कि क्या पुष्प आ जाए पेड़ में। तो फिर क्या होता है, पत्ती के अंदर फ्लोरिजन का निर्माण होता है, यानी कि एफटी का निर्माण होता है। और वो फिर फ्लोरिजन जो है तने में आता है, और तने के उस भाग पर जहां पर तना जो है विभाजित हो रहा है, यानी कि विभज्योतक उत्तक जो जहां पर है वहां पर आता है वो फ्लोरिजन। प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक, यानी कि प्ररोह के शीर्ष पे जो विभज्योतक है, जो विभाजन करती रहती है जो कोशिकाएं, वहां पर आता है और वहां पर बनता है फ्लोरल प्राइमोडियम। फिर ये क्या करता है, पुष्प बनाने के लिए एक कलिका बनाता है छोटी सी, और फिर वो कलिका जो है पुष्प का निर्माण करती है, और इसी प्रकार से जो है एक पूरी फुलवाड़ी बन जाती है पुष्प पौधे के ऊपर। तो अब हम जो है पुष्प का देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। तो ये है हमारा पुष्प, और इसके अंदर सबसे पहले ये जो है ये है पुष्प तंतु, और उसके ऊपर लगा हुआ है पुष्पासन, यानी कि इसके ऊपर जो पुष्प के सभी भाग बैठेंगे, और ये पुष्पासन है, और यहां से निकल रही है बाह्य दल। अगर सब एक की बात करें तो बाह्य दल, इसको हम कैसे लिखते हैं, और अगर सभी की बात करें तो बाह्य दल पुंज। और उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं पंखुड़ियां, इनको हम बोलते हैं दल, और अगर सभी की बात करें तो दल पुंज। ये दोनों क्या है, सहायक चक्र है। सहायक चक्र यानी कि अगर ये ना हो तब भी जनन संभव है, इनका मतलब साइड रोल है। और उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये स्त्री केसर, ये पुंकेसर। तो स्त्री केसर को हम जो है बोलते हैं जायांग, और पुंकेसर अगर सभी की बात करें तो हम बोलते हैं पुमंग। और ये जो है ये आवश्यक चक्र है, यानी कि इनके ऊपर जो है ये, अगर ये नहीं है तो जनन संभव नहीं है, क्योंकि इन्हीं में गेमेट बनने वाले हैं और फिर वो गेमेट फ्यूज करेंगे। तो ये आवश्यक चक्र है और मुख्य जनन अंग हम इन्हें कह सकते हैं। तो ये जो हमारा पुष्प है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये जो जनन है इसके कितने चरण है। इसके देखो 3 चरण है। पहले तो हम कुछ घटनाएं देखेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि जो निषेचन है उससे पहले कुछ चीजें होने वाली है उनके बारे में हम देखेंगे। और फिर जो है दोहरा निषेचन देखेंगे, फिर हम देखेंगे निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। तो पहले क्या होता है, बीजाणु जनन, यानी कि गेमीट्स बनते हैं। नर गेमी मेल गेमीट यानी कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है, या पुंकेसर में होता है। तो इसके लिए हमें पहले पुंकेसर के बारे में पता होना चाहिए। तो हम पहले पढ़ेंगे पुंकेसर के बारे में, फिर लघु बीजाणु जनन, फिर स्त्रीकेसर के बारे में, फिर गुरु बीजाणु जनन, और उसके बाद हम परागण पढ़ेंगे, यानी कि परागण यानी कि गेमेट का ट्रांसफर होना। और फिर हम पढ़ेंगे दोहरा निषेचन। फिर जो है निषेचन के पश्चात कुछ घटनाएं होती है, जैसे भ्रूणपोष का बनना, भ्रूण का बनना, बीज का बनना और फल का बनना। ये सारी चीजें जो हम इसमें कवर कर रहे होंगे। तो अभी जो है हम पढ़ते हैं पुंकेसर के बारे में, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं पुंकेसर को। तो ये रहा पुंकेसर, और इसके जो है मेनली 2 भाग होते हैं। एक तो होता है परागकोश और दूसरा होता है ये तंतु। अब ये तंतु के भी 2 भाग है, एक समीपस्थ सिरा यानी कि जो ऊपर परागकोश से जुड़ा हुआ है ये वाला, और एक जो है दूरस्थ सिरा, सॉरी दूरस्थ सिरा जो कि परागकोश से जुड़ा हुआ है, और एक समीपस्थ सिरा जो कि पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा हुआ है। ये पुष्प के समीप है तो इसको बोल दिया समीपस्थ सिरा, वो थोड़ा सा दूर लग रहा है तो उसको दूरस्थ सिरा बोल दिया। तो इसके भी तंतु के भी 2 भाग, और
इनके आकार की बात करें तो भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसा कुछ फिक्स आकार नहीं है कि ये जो है इतनी साइज के होते हैं, हर पादप के अनुसार अलग अलग है, और उसमें भी एक पादप में भी अलग अलग प्रकार के साइज के पाए जाते हैं। तो अब बात करेंगे परागकोश की। परागकोश जो है ये कुछ इस तरीके की संरचना है। अगर मैं आपको, ये कुछ इस तरीके की संरचना है। अब अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं, अगर मैं इसको यहां से काट के देखूं तो कैसा दिखेगा, इस तरीके की दिखेगी। यानी कि इसके अंदर जो है चार कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, कुछ इस तरीके की संरचना जो है इसके अंदर। अगर मैं इसको यहां से काटूं तो हमें ये नजर आता है परागकोश में, सॉरी। तो ये क्या है, चतुष्कोणीय संरचना है। अब इसके अंदर होती है दो पाली, एक पाली ये है और दूसरी पाली ये है, और प्रत्येक पाली के अंदर दो दो कोष्ठी पाई जाती है, दो कोष्ठी इसके अंदर, दो कोष्ठी इसके अंदर। तो एक पाली में होगी दो कोष्ठी, दो पाली में होगी चार कोष्ठी। अब क्या होता है, ये जो दोनों कोष्ठों की दो दो पालियां, इनके बीच में पाई जाती है एक लाइन, एक खांच, एक दरार, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। यानी कि पराग को अवमुक्त करने के लिए एक ऐसी लाइन है जो कि बाद में जब ये फटता है ताकि जो परागकण है वो बाहर निकल सके, इसलिए होती है ये लाइन। ये यहाँ पर इस तरीके से एक खांच है, और इसके अंदर भरा रहता है लघु बीजाणु जनक उत्तक। तो ये जो है हमारा परागकोश है। अब ये जो इसके अंदर की जो कोष्ठी है, इसी को हम जो है अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अलग अलग चरण के आधार पर। जैसे कि अभी ये इसके अंदर है लघु बीजाणु जनक उत्तक। तो जब लघु बीजाणु जनक उत्तक है इसके अंदर, तो हम इसको बोलेंगे कोष्ठी। इसको हम क्या बोलेंगे, कोष्ठी। और जब ये जो है लघु बीजाणु बन जाएंगे इसके अंदर, इस कोष्ठी के अंदर, तो हम इस कोष्ठी को बोलेंगे लघु बीजाणु धानी। और जब ये लघु बीजाणु है ये परागकण में बदल जाएंगे तो फिर हम इसको बोलेंगे परागपुटी। यानी कि चीज वही है, बस इसके नाम बदलते जाएंगे। तो अब ये जो है एक कोष्ठी जो है, इस एक कोष्ठी को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये है एक कोष्ठी जिसका डिटेल्ड डायग्राम। अब इसके अंदर जो है बाहर चार परतें पाई जाती है और अंदर पाया जाता है एक उत्तक, जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन उत्तक। अब इसकी सबसे जो बाहर की त्वचा है इसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा। फिर अंदर की परत को हम बोलते हैं अंतस्थीशियम, और उसके जो अंदर की परत है वो दो या तीन परतें होती है कोशिकाओं की, उसको हम बोलते हैं मध्य परत। और तो ये जो तीन परतें हैं, इनका ये जो बाहर की परतें तीन, इनका काम होता है संरक्षण यानी कि सुरक्षा का, या स्फुटन। यानी कि जब कोशिका फटती है, जब परागकण निकलते हैं अंदर से, तो स्फुटन के लिए, परागकण को अवमुक्त करने के लिए ये जो तीनों जिम्मेदार है। तो इन तीनों कोशिकाओं के ये काम है। और इसके अंदर आती है टेपिटम, जो कि एनटीए की फेवरेट लेयर है, ऐसा समझ ली। यहाँ से तो क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसलिए मैंने जो है ट्रिपल स्टार यहाँ पर लगा दिया है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पोषण, और इसी पे क्वेश्चन बनता है। इसका काम होता है पोषण। विकासशील परागकण को, जब अंदर विकासशील परागकण बन रहा होता है तो उसको पोषण देने का काम कौन करेगी, जो इसके पास में है। इसके पास में कौन है, टेपिटम, तो टेपिटम करेगी। अभी तो टेपिटम क्या है, इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसका जो जीव द्रव्य है बहुत ही सघन होता है, क्योंकि इसको पोषण देना है। तो पोषण देने के लिए जो है सघन जीव द्रव्य की आवश्यकता है। और इसके केंद्रक भी ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं इसके, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, कहीं दो कहीं तीन केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक से दो केंद्रक कैसे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है केवल केंद्रक का विभाजन होता है, तो केंद्रक जो है बहुत सारे बन जाते हैं। अब ये जो इसके अंदर का जो उत्तक है लघु बीजाणु जन उत्तक, इसके अंदर पाई जाती है लघु बीजाणु कोशिकाएं, लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं। अब ये उत्तक जो है, इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ठीक है। सुसंबद्ध, घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, यानी कि एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है, बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। और ये जो कोशिकाएं हैं जो इस उत्तक के अंदर पाई जा रही है, ये क्या करती है, आगे चलकर बनाती है
सूक्ष्म मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये कोशिका क्या करती है, ये कोशिका जो है, ये कोशिका द्विगुणित है, फिर ये जो है विभाजन करती है और आगे बढ़ाती है परागकण, और फिर जो है वो परागकण बनाते हैं युग्मक। तो इस प्रकार से जो है लघु बीजाणु जनन होता है। तो अब हम लघु बीजाणु जनन को देख लेते हैं। अब बात करते हैं लघु बीजाणु जनन की। तो लघु बीजाणु जनन सबसे लास्ट में हमने देखा था लघु बीजाणु जनन उत्तक, लघु बीजाणु जनक उत्तक। तो अब ये जो उत्तक है ये क्या बनाता है, बीजाणु मातृ कोशिका। बीजाणु मातृ कोशिका कुछ नहीं, बस इनकी कोशिकाओं को हम जो है परिपक्व होने पर बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो अब ये कोशिका जो है ये रही, ये होती है द्विगुणित, यानी कि इसके अंदर जो गुणसूत्र जोड़े में पाए जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, इसके जो गुणसूत्र है वो जोड़े में पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। तो अर्धसूत्री विभाजन करती है तो चार कोशिकाएं, चार नहीं संतति कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और जो संतति कोशिकाएं बनती है वो चार बनती है। तो ये जो है चार संतति कोशिकाएं रही, जिनके अंदर कितने गुणसूत्र है, गुणसूत्र तो उतने ही है लेकिन इनके अंदर जो है गुणसूत्र के अब जोड़े नहीं है, अब सिंगल गुणसूत्र है, यानी कि 23 गुणसूत्र है बिना जोड़े के। और ये जो है चारों की चारों कोशिकाएं अभी किस में बंधी रहती है, केलोज में। केलोज नामक एक पदार्थ है जो कि इनको बांध के रखता है चारों को एकदम टाइट। अब ये क्या है, इसको हम ये क्या परिपक्व हो जाता है धीरे धीरे। तो ये जैसे जैसे परिपक्व होता है तो ये चारों के चारों अलग अलग हो जाते हैं। अब ये चारों के चारों जो है अलग अलग हो चुके हैं। अब ये अगुणित है। देखो जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये जो अगुणित था, ये अगुणित है लघु बीजाणु। इसके अर्धसूत्री विभाजन से बनी लघु बीजाणु जो कि अगुणित है। अब ये परिपक्व होकर के अलग अलग हो गए। अब इनके ऊपर होता है भित्ति का निर्माण। एक तो होती है आंतरिक चोल, एक होती है बाह्य चोल। एक आंतरिक चोल और एक बाह्य चोल बनती है। फिर जो है ये पूरा बाद में ये युग्मक बनता है इसका। तो ये जो परागकण है इसको हम जो है इसके जो कैसे चोल बनते हैं और किस तरीके से ये परिपक्व होता है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जो है जब एक साथ जुड़े होते हैं तो इनको बोलते हैं लघु बीजांड चतुष्क। ठीक है, अब जो चतुष्क था उसके जो परागकण है वो अलग अलग हो चुके हैं। अब ये परागकण जो है इनके ऊपर जो है ये दो प्रकार के चोल आ गए हैं। एक तो है अंतः चोल, एक बाह्य चोल। और अब जो है इसके अंदर एक राजधानी भी है। राजधानी तो खैर होती है इसके अंदर, और एक केंद्रक है। अब ये क्या करता है, फिर से विभाजन करता है। फिर से जो है ये थोड़ा और परिपक्व होता है और एक बार ये जो केंद्रक है फिर से विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन। तो होता क्या है, यहाँ पर राजधानी है तो राजधानी के कारण विभाजन ठीक से हो नहीं पाता और एक कोशिका बनती है मोटी और उसकी उसी कोशिका के अंदर बनती है एक कोशिका छोटी। तो बड़ी वाली कोशिका है कायिक कोशिका जिसका काम है खाद्य भंडारण, और इसका केंद्रक जो है अनियमिताकार होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो अंदर वाली जो छोटी वाली कोशिका है ये है जनन कोशिका जिसका केंद्रक तर्कु आकार का होता है। अब इसके जो है अंदर तो है अंतः चोल, और उसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली, और उसके बाद है बाह्य चोल। तो बाह्य चोल जो है ये होता है मजबूत एकदम। तो इसके अंदर पाए जाते हैं जनन छिद्र, यानी कि कहीं कहीं पर जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ताकि जनन कोशिका या फिर युग्मक बाहर आ सके। तो ये जो है इस प्रकार से इसके अंदर जनन छिद्र पाए जाते हैं। अगर मैं परागकण के साइज की बात करूं, रंग की बात करूं तो सब में अलग अलग होता है, बहुत ज्यादा अलग अलग होता है, लेकिन व्यास जो है 25 से 50 नैनोमीटर तक आप मान सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं अंतः चोल और बाह्य चोल को।
तो ये जो अंतः चोल है ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और ये निरंतर होती है और पतली होती है, एक पतली सी निरंतर सी परत है, ठीक है। जबकि बाह्य चोल है ये थोड़ी सी विशेष है, तो इसको ज्यादा ध्यान में रखना। ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है जो कि एक सर्वाधिक प्रतिरोधक है पदार्थ है। किससे प्रतिरोधक है? ताप से, अम्ल से, क्षार से, एंजाइम से, इन सबसे प्रतिरोधक है। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिरोधक पदार्थ है ये स्पोरोपोलेनिन। और इसके ऊपर कुछ डिजाइन्स बने रहते हैं इस तरीके से, और ये मोटी होती है, मजबूत होती है और अनिरंतर होती है, यानी कि इसके अंदर जनन छिद्र पाए जाते हैं और इसका काम है परागकण की सुरक्षा। ये मोटी है, मजबूत है, तो सुरक्षा का ही काम होगा इसका। ये जो है इतनी मजबूत होती है कि ये हजारों सालों तक भी परागकण को सुरक्षित रख सकती है। हालांकि उसकी जो है जीवन क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी ये जो है ऊपर की परत ये कभी नहीं टूटती। और अब जो है इसके अंदर 2 कोशिकाएं हैं, तो ये 2 कोशिकीय परागकण बन गया। अब ये जो जनन वाली कोशिका है ये फिर से विभाजन करती है और फिर से जो है 2 युग्मक बनाती है। तो अब क्या होता है, जब ये 2 युग्मक बनाएगी तो ये हो जाएगा 3 कोशिकीय। तो कुछ कोशिकाओं में क्या होता है कि 60% कोशिकाओं में ये होता है कि 2 कोशिकीय ही परागकण बनता है। जब बाद में जब जनन के लिए जब कोशिका जाती है, परागण होता है, तो बाद में ये जनन कोशिका विभाजन करती है, यानी कि परागकण जो है 2 कोशिकीय ही होता है। लेकिन 40% कोशिकाओं में क्या होता है कि पहले ही परागण होने से पहले, यानी कि ये जो है परागकण अपने आप में पहले ही क्या करता है, जनन कोशिका विभाजन करती है और ये 3 कोशिकीय संरचना बन जाती है कुछ इस तरीके से। ये एक बार और विभाजन कर लिया अगर, तो ये 3 कोशिकीय संरचना बन जाएगी। तो 40% में जो है 3 कोशिकीय परागकण होता है और 60% में 2 कोशिकीय। अब इसका एक ट्रिक भी है याद रखने की। 60 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आता है 120। वहीं पर अगर 40 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तब भी आता है 120। तो इस ट्रिक से आप इसको याद भी रख सकते हो। तो अब हम बात करेंगे इस पराग की जीवन काल की क्षमता की, और कुछ जो है एलर्जी भी कार्य करते हैं पराग, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम जान लेते हैं परागकण के बारे में कुछ और सारी बातें जो कि हमारी एनसीईआरटी ने दे रखी है। ये जो कुछ परागकण जो एलर्जी कारक होते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, श्वसन संबंधी रोग जैसे दमा है, श्वसन शोध है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाजर घास या पार्थेनियम। ये जो एग्जांपल आपको याद रखना है हर हालत में, ठीक है। कुछ लोगों में करते हैं, हर किसी में नहीं, कुछ लोगों में जो ये एलर्जी कारक हो सकते हैं। और परागकण का जो है ये इनके अंदर बहुत ज्यादा ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा पोषण होता है, पोषण तत्व। तो ये जो पोषण युक्त होते हैं, इसीलिए जो है पश्चिमी देशों में क्या होता है, पराग गोलियां या पराग के सिरप बनते हैं। उनसे ऐसा कहा जा, कंपनियों का ऐसा मानना है कि खिलाड़ियों में घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि होती है, यानी कि वो जो अच्छे से काम कर पाते हैं बाद में, जो खिलाड़ी होते हैं रेसलर वगैरह। और अब बात करें परागकणों की जीवन क्षमता की, तो अनाज है जैसे कि धान, गेहूं, इनके अंदर तो लगभग 30 मिनट तक का समय होता है। यानी कि अगर परागकण बन गया है तो अब इसके पास 30 मिनट का समय है निषेचन के लिए, कि ये युग्मक बनाए और निषेचन करे। अगर 30 मिनट से ज्यादा हो गया तो हो सकता है ये इसकी जीवन काल क्षमता जो है पूरी हो जाए और बाद में ये किसी काम का ना रहे। और बात करें राजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, इस तरीके के कुलों की, तो इनमें जो है कुछ महीने तक परागकण जो है सरवाइव कर लेता है। और परागकण को जो है भंडारण किया जाता है पोलन बैंक में। कैसे करते हैं, नाइट्रोजन में डुबो के रखते हैं 196 डिग्री सेल्सियस तक के माइनस के टेम्परेचर में इनको भंडारण किया जा सकता है, जिसका उपयोग बाद में फसल प्रजनन के लिए किया जा सकता है। तो ये जो है इसी टॉपिक के साथ आज का लेक्चर जो है पूरा होता है। और कमेंट करके बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और ये जो है सीरीज का पहला लेक्चर है, तो अभी जो है कंटिन्यूअसली डेली लेक्चर आएंगे। तो थैंक यू सो मच।